वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर और उसके लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह और बीएनपी पारिवारिक शेखान के गौतम कालिया। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों ने यहाँ पर फ़ोन की झड़ी लगा रखी है आप दोनों से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की। हमारे पहले दर्शक जो कि कीर्तन से सवाल पूछना चाहते हैं, मितुल भट्ट, क्या फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? यस मैम। मितुल, हाय, कहाँ से बोल रहे हो? हाय, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, बताइए सर। आपके फंड्स के नाम है हमारे पास, मुझे बताएं आपने डीएसपी टैक्स सेवर में एक मुश्त 1,10,000 कब डाले थे? नहीं मैम, मैंने 1,10,000 अपने टैक्स सेवर के मुताबिक मैंने डाले हैं। जो अभी इन्वेस्ट किए हैं उसमें 15-20 हजार करके अच्छा नहीं डाले। हर साल 15-20 हजार डालता रहता हूँ। आपने ये भी लिखा है कि आप 10% अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाना भी चाहते हैं। शाबाश। हाँ, यस मैम। आप तो वैसे काफी जागरूक, आप काफी जागरूक इन्वेस्टर लग रहे हैं मुझे। सवाल क्या है आपका? यस मैम। सवाल क्या है सर? आपकी तो प्लानिंग सही लग रही है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, मैं आपका शो तो रोज देखता रहता हूँ और कितने टाइम से देखता रहता हूँ जी। और मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है पिछले 5 साल से किया है जी। तो मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो फंड कैसे है उसके बारे में जानना है। और अभी तक मेरा रिटायरमेंट 2037 तक है। अच्छा, तो हाँ, इसलिए। और एवरी ईयर में 10 से 15 हर साल 10 से 15% इंक्रीज करना चाहता हूँ एसआईपी। और रिटायरमेंट के लिए मुझे 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। और अभी मुझे एसआईपी बढ़ानी है तो मैं कौन से फंड में बढ़ाऊं तो अच्छा रहेगा? चलिए ठीक है, कीर्तन बताएं इनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं। मितुल जी, सबसे पहले तो आई थिंक आप जो हर साल 10 से 15% एसआईपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स से मैं बात करता हूँ वो ये पॉइंट पे मिस कर जाते हैं कि उनकी बात करूँ तो एक ब्रॉडर आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि देखिए, फंड्स बढ़ाने से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं देखता हूँ हर बार। बहुत सारे आप जैसे मुझ जैसे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस मत रखिए कि अगर आप फंड्स बढ़ाएंगे आपके पोर्टफोलियो में तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपको जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तब 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। ट्राई कीजिए, अगर आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर रहे हो और थोड़ा सा अग्रेसिव आपका प्रोफाइल है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर ले। थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो वो एक हल्का सा वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट होता है अप्रिशिएट होता है, उसका भी थोड़ा सा फायदा आपको होगा। और तीसरा ध्यान रखिए कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, सब एक तरीके की स्ट्रेटेजी वाले फंड्स ना लें। तो थोड़े से ग्रोथ स्ट्रेटेजी ले, थोड़े से वैल्यू स्ट्रेटेजी ले, उससे आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से अच्छा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अभी इजी वैल्यू स्ट्रेटेजी कीर्तन दर्शकों को समझाएं हम कैसे। तो देखिए, 2 चीज़ है कविता जी। एक तो नाम लिखा होगा कि मैं वैल्यू स्ट्रेटेजी फंड हूँ या कॉन्ट्रा फंड हूँ या डिविडेंड यील्ड फंड हूँ। या फिर अगर आप बहुत सारी जो वेबसाइट्स अवेलेबल है फ्री में, उन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको एक डेटा पॉइंट देखना है पीई और पीबी, प्राइस अर्निंग्स रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो उस फंड का। अगर आपको लगे कि ये प्राइस अर्निंग्स रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो दूसरे फंड्स उसी कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी कम है, तो कम वाली पीई पीबी वाले फंड्स थोड़े से वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। जिन फंड्स की पीई और पीबी ज़्यादा होती है वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं कविता जी। चलिए, आप अपनी समझाइश बरकरार रखें। देखो जी, जब अगर मैं आपका फंड देखूंगा तो उसमें आप देखिए टिपिकली आपने ब्लू चिप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में 7 में से 4 या 5 फंड्स आपके या तो फ्लेक्सी कैप या ब्लू चिप में। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में लार्जली आप देखेंगे 70 से 80% लार्ज कैप में ही पैसा लगता है। तो ये थियोरेटिकली आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पर वो पैसा कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप में ही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से कोटक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया फोकस, एचडीएफसी मिड कैप और एक्सिस ब्लू चिप को निकाल दे और
ये 4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाए, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, पीपीएफएस, मिरा इमर्जिंग और कोटक इमर्जिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज और मिड में आपको एक अच्छा सा बैलेंस्ड एक्सपोजर मिल जाएगा और थोड़ा सा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। लेकिन कीर्तन देखो यहाँ पर मितुल तो काफ़ी हिम्मत वाले निवेशक मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन बाकी निवेशकों के लिहाज से मुझे समझाएं ना, बाजार तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, सभी एक्सपर्ट्स और आप लोग खुद भी आकलन तो लगा ही रहे होंगे कि लगभग 18 महीने और हम बाजार में उतार चढ़ाव तो देखेंगे ही देखेंगे। अब ऐसे में तो थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी बाजार में निवेश करने की, SIP बढ़ाने की। फ़ायदा क्या मिलेगा मुझे? नहीं, अनडाउटेडली कविता जी, मैं एक ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे मैं होप करता हूं कि दर्शक जितने देख रहे वो थोड़ा सा सॉलेस ले पाए। अगर आप देखिए पिछले 10, 12, 15 सालों में आप देखेंगे हर साल मार्केट एक बार इंट्रा ईयर 10% का डिप देता है। मतलब 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर की मैं बात करूं तो 1 जैन को 100 होगा, 31 दिसंबर को हो सकता है 110 हो, पर उसके बीच में एक बार तो 10% का डिप देता ही है। तो अगर आप एक छोटा सा एनालिसिस करें कि हर बार अगर ये 5%, 7%, 8%, 10% जब मार्केट गिरा तब मैंने खरीदा होता, तो मेरा रिटर्न किसी भी एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा होता। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए मार्केट्स तो वॉलेटाइल होने ही वाले, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि हर साल आपको 6% रिटर्न देगा। तो दो चीज है आपके पास, या तो आप मार्केट की वॉलिटिलिटी से यूज हो जाइए, उससे दोस्ती कर लीजिए और ये जान लीजिए कि लंबे समय में आज से 10 साल बाद मार्केट्स जहां है वहां से ऊपर ही होने वाले, या फिर गिरते हुए मार्केट्स में अगर आपके पास एडिशनल पैसा है तो उसे निवेश कीजिए, क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा था कि हर साल जो 10% वाला डिप आता है, साल के एंड में आप देखिए तो वो 100 वाला 110 हो ही जाता है। तो अगर आपको इंडिया स्टोरी पे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंस है जैसे मुझे है, तो मुझे लगता है आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद मार्केट्स यहाँ से डेफिनेटली बेहतर पोजीशन में होंगे और आज जो डिप्स बाय कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। पर एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने भी कहा, मुझे नहीं लगता 2022 में मार्केट्स कहीं पर भी भाग जाने वाला है। तो एक साल, 1.5 साल आप शायद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके इन्वेस्टमेंट्स पे ना देख पाए, तो अगर 3 से 5 साल का नजरिया है तो ही पैसा डालिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी में उतने नजरिए के अलावा कम नजरिए से आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया मितुल, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और जो आपको राय दी गई है उस पर आप अमल करें। गौतम के लिए सवाल पूछना चाहते हैं साहिल। साहिल, हाय, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो साहिल? हाँ जी, पठानकोट पंजाब से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताइए सर। 10 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल में, है ना? राइट। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की पर मंथ ओके। तो आप 15 साल में क्या करना चाहते हैं? 10 करोड़ का अर्ली रिटायरमेंट का इरादा है या कोई व्यवसाय शुरू करना है अपना? साहिल, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क की इशू आ रही है। जब तक हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं तब तक गौतम, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें हम, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 10 करोड़ 15 साल में तो इनको चाहिए ही। हाँ, तो साहिल के लिए मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जो उनके फंड्स हैं वो अच्छे हैं और 1 लाख से 7,000 डाल रहे महीने का, तो काफी अच्छा है। इतना सिप का अमाउंट बड़ा है। उनका वैसे टारगेट भी काफी हाई है, 10 करोड़ का 15 साल में। तो अगर यही इतना सिप आप करते रहेंगे साहिल, तो आपका 16 साल में 6 करोड़ बन जाएगा। ये मान के चलिए अगर 12% का रिटर्न आया सालाना, तो आप अगर कोशिश करें तो 67,000 से अगर आप बढ़ा सके, या तो किस्मत अच्छी है और आपका रिटर्न ज्यादा आ जाए 12% से, या तो आप अगर अपना अमाउंट बढ़ा सके, अपनी प्लानिंग और थोड़ा सा देख सके, 67,000 से बढ़ा पाए, तो आपका फिर जो टारगेट है 10 करोड़ का वो 16 साल में तो हो जाएगा 12% तक। तो जो आपके फंड्स हैं, मुझे सारे फंड्स ठीक लगे, उसमें जो आपका एलोकेशन है वो भी ठीक लगा।
मैं बस यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा जो 67,000 का अमाउंट है वो मेरे ऐसे लार्ज कैप फंड में 23,000 डाल सकते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो उसमें आप 20,000 डाल सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है मिड कैप में, उसमें आप 15,000 डाल सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 5,000 डाल सकते हैं। और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये पराग पारिक और PGIM आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, उसमें आप 4,000 से सिप बढ़ा सकते हैं। तो ये टोटल आपका 67,000 से और बढ़ जाएगा, तो आपका 1,74,000 अगर आप कर लेंगे तो 15-16 साल में आपका 12% के सालाना ग्रोथ से आपका टारगेट मीट हो सकता है। साहिल, आप क्या फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ जी मैम, हाँ जी आई एम। हाँ, तो मैं आपसे अभी आपने सुनी आपको क्या राय दी गौतम ने? राइट। तो मैं 1,07,000 लगा रहा हूँ अभी पर मंथ। तो इसमें से कुछ पोर्शन मैं अपने बेबी के लिए लगा रहा हूँ विच इज ऑन पैसिव फंड 20,000 जो कि निफ्टी यूटीआई इंडेक्स फंड है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्टिव फंड में डालना बेटर रहेगा या पैसिव फंड में लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। गौतम? देखिए ऐसा है कि न्यूज में काफी कवरेज निकली है पिछले 6-8 महीने में कि पिछले 2-3 साल में काफी फंड्स ने काफी एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। मगर अगर आप 10 साल का व्यू देखेंगे तो कोई 100 फंड ऐसे हैं जो 10 साल के लिए हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को वो बीट कर पाए हैं आराम से, मतलब 5-6% सालाना तक बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे पाए हैं। तो लंबे अरसे के लिए एक्टिव फंड्स में एक तो ये खासियत है कि अगर आप फंड सिलेक्शन आपका अच्छा हो और आप अपना फंड सिलेक्शन अपडेट करते रहें, क्योंकि हर 3 महीने हर 6 महीने में हमारी रिसर्च से नया डेटा आता है तो उससे और पता चलता है फंड के बारे में। तो एक्टिव फंड मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। पैसिव फंड में एक चीज है जो काफी लोग नहीं जानते, वो मैं अभी बता सकता हूँ आपको कि पैसिव फंड जो हम सब जानते हैं बाय लो सेल हाई, पैसिव फंड ज्यादातर मार्केट वेटेड इंडेक्सेस में मार्केट वेटेड इंडेक्स बनाते हैं खुद का। तो अगर कंपनी का शेयर बढ़ जाता है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका मार्केट कैप भी बढ़ जाता है, तो उसका इंडेक्स में भी शेयर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो पैसिव फंड जो ज्यादातर इक्वल वेटेड नहीं रहते हैं, वो इंडेक्स को एकदम मिरर करने के स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसमें फिर वो जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो पैसिव फंड वो शेयर का और खरीदता है। तो उनका थोड़ा जैसे मोमेंटम स्ट्रेटेजी का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए उतना खास नहीं है। और आपका बाय लो सेल हाई जो इनहेरेंट प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो जब प्राइस बढ़ता है तो और खरीदता है और जब प्राइस नीचे गिरता है तो मार्केट के नीचे गिरने से कम रखता है वेटेज। तो इसलिए एक्टिव फंड स्पेशली इन इंडिया मार्केट अभी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जिसमें आपका 20,000 जा रहा है, अगर आपको वो शिफ्ट करना है तो वो भी आप लार्ज कैप फंड में जो मैंने रेकमेंड किया उसमें आप बढ़ा सकते हैं। वैसे आपके 10 साल के व्यू के लिए आप पैसिव फंड भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि बिल्कुल ही पैसिव को टच करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट साहिल, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। विकी हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। विकी, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग, मैं उल्लासनगर से बात कर रहा हूँ, मुंबई के नज़दीक है। ओके। मैंने एक्चुअली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी लेट स्टार्ट की है। मैं अभी 36 का हूँ और लास्ट ईयर ही मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है। और मैंने ये सब आपके मतलब यूट्यूब वगैरह पे इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करके मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड्स का। ओके। ऑल्सो मैं सुकन्या समृद्धि योजना में भी मैंने 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। और पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अराउंड 22,500 पर मंथ मेरा एसआईपी जा रहा है। और 50,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मैं हर साल सुकन्या में डालता हूँ और 1.5 करीब मैं पीपीएफ में डाल रहा हूँ। तो मुझे जानना है कि मैं 1.5 करोड़ तक पहुँच सकता हूँ क्या 10 साल के अंदर, और मैं अर्ली रिटायरमेंट चाह रहा हूँ अराउंड 45 के एज में। तो विकी, आपको तो मैं यही कहना चाहूँगी, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है?
तो आपको ऐसा लगता है कि आपने देरी की है, लेकिन जब जागे तब सवेरा। कीर्तन, बताएं इनका सपना कैसे पूरा होगा? विकी, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स आपको कि लेट स्टार्ट करने के बाद भी आपने रिसर्च अच्छी की है। आपके जितने भी फंड्स आपने यहाँ डिस्कस किए हैं या जो शेयर किए थे, उन फंड्स में मुझे काफ़ी काफ़ी एक अच्छा पोर्टफोलियो दिख रहा है। फंड्स पे आने के पहले आई थिंक आपकी एक रिक्वायरमेंट थी कि क्या आप आपने लिखा था यहाँ पर क्या आप 1 करोड़ रुपए 15 साल में बना सकते हैं। तो जितना डेटा आपने शेयर किया उसके हिसाब से आप 1 करोड़ रुपए 15 साल में डेफिनेटली पहुँच सकते हो। आपकी अभी डिस्कशन जब हुई तब आपकी रिक्वायरमेंट आपने थोड़ी-सी अलग बताई है। तो आप कह रहे थे कि आपको शायद आप 20,000 रुपए हर महीना निवेश कर रहे हैं और आपको अगर मैं अज़्यूम करूँ 12% सालाना रिटर्न निकल सकता है, तो 120 महीने में जो है 10 साल, आप तकरीबन सिर्फ 20,000 पकड़े हर महीना, तो आप 50 लाख के करीब पहुँचेंगे। पर आपका जो 1,20,000 का पीपीएफएस का निवेश है और 50,000 रुपए का सुकन्या समृद्धि का निवेश है, वो भी अगर 10 साल तक पकड़ा जाए तो आप तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुँचेंगे 10 साल में। तो वो आपको थोड़ा-सा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 1.5 करोड़ का टारगेट रीच करना है तो। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा आपके फंड्स का कंपोजिशन काफ़ी अच्छा है और कॉम्प्लीमेंट्स आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि फंड्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटजी सबका एक अच्छा मिश्रण है। एक ही चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि आप जैसे आपने कहा थोड़े से नए निवेशक हो, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप पीपीएफएस या क्वांट ये दोनों स्कीम्स को आप पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो आपको जानना है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो विकी जी प्लीज समझिएगा कि क्वांट एक बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड हाउस है। वो लोग बहुत ज़्यादा फंडामेंटली फोकस नहीं करने से ज़्यादा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एल्गो बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्वांट में जब आप निवेश करेंगे तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नॉर्मल फंड से ज़्यादा उसी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कीजिए और अगर आप कंफर्टेबल है तो ही उस फंड से कंटिन्यू कीजिए। और जब मैं पीपीएफएस की भी बात करता हूँ, अगर आप पिछले 3 साल 5 साल का इस फंड का रिटर्न देखेंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न इस फंड में उसकी एलोकेशन उनके इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को एलोकेट की जाती है, जो पिछले 2-2.5 महीने से आरबीआई ने बंद कर दी। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ये 2 चीज़ आपको जाननी मेरे हिसाब से ज़रूरी है। विक्की, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई। काफ़ी विस्तार से कीर्तन ने आपको गाइड किया है। अगला सवाल गौतम पति हमसे पूछना चाहते हैं, क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? हाँ। सर, आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए 15 से 20 साल में, है ना? जी। चलिए, आपका सवाल भी हमारे पास है। और गौतम, 9 फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में। देखिए 13,000 की ये एसआईपी कर रहे हैं। लक्ष्य इनका किस लिए है ये तो हमें नहीं पता। आप 3 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं? जी, रिटायरमेंट के लिए ना, ठीक है। आपने कैलकुलेशन करके ये अमाउंट डिराइव किया है ना? अब इतना काफ़ी होगा आपके लिए या आपके पास और भी बंदोबस्त है? नहीं, मेरे पास पीपीएफ भी है और सुकन्या समृद्धि भी है। पीपीएफ में तो डिडक्ट हो रहा है, प्लस मेरे वाइफ के नाम पे 5,500 पर मंथ, तो वो भी 3 एसआईपी चलना है। चलिए ठीक है, हमारे एक्सपर्ट की ओर बढ़ते हैं। गौतम बताएं, अब 9 फंड क्या रखना ज़रूरी होगा कि इनमें से कुछ में से निकलना होगा और थोड़ा सा आपको लगता है कि पोर्टफोलियो को बेहतर बनाया जा सकता है? तो इनके फंड, गौतम जी, आपके फंड तो ठीक है, इंडिविजुअली जो भी आपने फंड में पैसा डाले वो सब सही है। आपका एक फंड है डीएसपी मिड कैप फंड, उसकी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ एक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में, वो आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 1,000 रुपए का सिर्फ जा रहा है। आपका जो टोटल 18,000 का जा रहा है वो अगर आप करते रहे 12% के हिसाब से, तो आपका जितना कॉर्पस का टारगेट है 3 करोड़ वो मीट नहीं होगा। तो आपको 12,000 से बढ़ाना पड़ेगा अपना सिप अमाउंट।
महीने का। आपने अभी बताया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि आपकी वाइफ भी 5,500 कर रही है, तो उससे आपका इतना तो है कि 12,000 की जगह आपको सिर्फ 6,500 और करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा और अपना सिप बढ़ा सकते हैं। वैसे इतने सारे फंड्स जो आपके पास है वो काफी है। आपने 1-1, 2-2, 3-3 हजार कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकते हैं आगे जाके। मगर अभी जो आप फंड सिलेक्शन है वो सारे फंड आपके सही हैं। थोड़ा सा आप जो बढ़ाएंगे सिर्फ, उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल सकते हैं, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में डाल सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, और एसबीआई स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो ये फंड्स में आप थोड़ा सा और सिर्फ बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका टारगेट मीट हो जाए 12% के रेट के हिसाब से। निवेश अगर बढ़ाएं तो गौतम इसी पोर्टफोलियो में बढ़ाएं ना, जो आपने रेकमेंड किया है अभी। हाँ जी। तो मैं आपको अमाउंट भी बता सकता हूँ। जी, तो थोड़ा सा लार्ज का जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, उसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट करें, 5,000 के आसपास। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 3,000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 1,500। इससे आपका 12,000 हो जाएगा टोटल। चलिए गौतम पति जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। अगर आप फिर भी कुछ नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो ये जो शो है वो हमारे चैनल के यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो वहां जाके आप अपनी समझाइश फिर से सुन सकते हैं। और भी दर्शकों के सवाल हमें लेने हैं, लेकिन इस वक्त चलिए पहले रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन, बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है इन वॉलेटाइल टाइम्स में ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि हर 2021 जैसे मार्केट के बाद 2022 जैसा मार्केट एक्सपेक्टेड होता है। पर अगर आप 2022 वाले मार्केट से डर कर इक्विटी से एक्सपोजर निकाल लेंगे तो आप 2023 में अच्छे आने वाले मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो इक्विटी लंबे समय का निवेश है, लंबे समय सोच लेकर इक्विटी में आइए, और 2021 जैसे मार्केट के बाद 2022 नेचुरल है। 2022 सरवाइव करेंगे तो 2023 में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। बहुत बढ़िया बात आपने समझाई है। गौतम, आप क्या समझा रहे हैं आज? आज मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी बोला गया है। मेरा भी निवेश का गुरु मंत्र उसी लाइन में है कि बेयर मार्केट ज्यादातर एवरेज कोई 26-27 महीने चली है हिस्टोरिकली। अगर आप मार्केट देखें तो बेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डर लगता है, मगर आप अगर करेंगे तो फिर बाद में आपका फायदा ज्यादा हो सकता है। तो काफी फायदेमंद का सौदा हो सकता है अगर आप बेयर मार्केट में बस डटे रहे और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों के गुरु मंत्र बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े हुए ही हैं, तो आज की तारीख में अगर हमें बाजार से रिटर्न की उम्मीद करनी है तो कितनी उम्मीद करनी चाहिए? और जो उम्मीद हम कर रहे हैं, कीर्तन शुरुआत आपसे करती हूँ, जो उम्मीद हम कर रहे हैं वो क्या इस माहौल को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, या अमूमन जब भी आप बाजार में निवेश कर रहे हो तो आपको इतने ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं है और मार्केट के टेम्परामेंट को नहीं समझते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक फिक्स रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप अगर इक्विटी में निवेश करेंगे तो और 3 से 5 साल होल्ड करेंगे तो 12, 13, 14% कमा पाना अच्छे फंड से बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर मान लीजिए अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है और आज निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 2022 में बिल्कुल भी पॉजिटिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मार्केट से ना रखें। पर आज अगर आप निवेश कर रहे हो और अगर 3 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न निकलने की उम्मीद है। गौतम, तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा आप लंबा रखिए, 5 साल मिनिमम रखिए। और ऐसे जब बेयर मार्केट आते हैं, मौके कम मिलते हैं, इसमें आप सिप के थ्रू अपना कॉर्पस बढ़ाते रहें। रिटर्न सालाना, महीने का, 6 महीना ये मत देखिए, सोचिए मत। आप ये करते रहेंगे तो 5 साल में आपका 12% तो सालाना बन ही जाएगा। सिंपल लॉजिक ये है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7% से, इन्फ्लेशन आप जोड़ लीजिए और 5%, तो आपका 7 + 5 12 तो वैसे ही हो गया, तो उतना तो मार्केट दे ही देगी।
और ये जो आपको समझाइश दी जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा, ये हवाई बातें नहीं है, ये इतिहास है और उसी के तर्ज पर, उसी को समझकर आपको सलाह दी जा रही है। तो डटे रहें, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आपको लग सकता है कि फिलहाल है, लेकिन थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाएं और अगर हो सके तो अपने निवेश को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर जहाँ पर हमें रहता है आपके सवालों का, व्हाट्सएप नंबर है और लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। चाहे तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके उस वीडियो को इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।